नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं अमी? इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं अमी? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय कृषि भी। भारतीय कृषि भी, इंडियन एग्रीकल्चर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय कृषि भी। भारत कैसा देश है अभी? भारत एक विकासशील देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। लिख लो, ये लाइन पूछी जाती है। भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जो लोग हैं, कहाँ के लोग? भारत के लोग। यहाँ के लोग 70% के लगभग अपनी आजीविका जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं या करते हैं। कोई बात नहीं, जैसा आपको समझ में आए वैसे। तो यहाँ की जो भारत की जो पॉपुलेशन है वो अपनी आजीविका के लिए लगभग 70% पॉपुलेशन का वो किस पे डिपेंड है अभी? कृषि पे है भी। अपनी आजीविका के लिए कृषि पे डिपेंड है, कृषि पे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी। जो भारत है वो कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। और जो है यहाँ की पॉपुलेशन है वो लगभग, और एक और बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, हमेशा ना ये ना कई बार जो एग्जामर होता है वो बदल देता है आंकड़ा, तो ये ध्यान रखना। तुम ये 70 की जगह ब्रैकेट में ये और लिख लो 65 से 70%। 65 से 70%, क्योंकि हो सकता है वो 65 करते हैं, क्योंकि लगभग 70% के आसपास है, तो 65 से 70 लिख लो। 65 से 70% के लगभग। भारत में जो कृषि होती है उसके भारत की संपूर्ण भूमि के, संपूर्ण क्षेत्रफल के 51% जो है वो उपजाऊ भूमि है भी। पृथ्वी की संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की 51% भूमि पर है क्या होती है भी? कृषि होती है। कितनी परसेंट भूमि पर है? 51%। ये भी एक बात वही रहा है, क्योंकि जो है आप 51 से 55 कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो भूमि है वो कितने मान लो कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो उसमें 51, 52, 53 और 54 कंटिन्यू दिए थे। तो उसमें 51 प्रॉपर सही था, और उसमें उन्होंने सही माना वो 54, 53, 54 के आसपास 53% सही माना था। तो ये भी उपवाद रहता है। कई क्वेश्चन उपवाद में होते हैं 51%, क्योंकि जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं बुक्स में डाटा दिया होता है, ऑथेंटिक डाटा किसी बुक्स में नहीं दिया होता। कोई जो है वो या तो गूगल से सर्च मारेंगे, ये थोड़ी भी अपने आप हम कहीं से गूगल से सर्च मारेंगे तो वही डाटा लिख देते हैं। तो जो पृथ्वी की सॉरी भी भारत की जो भूमि है, भारत के क्षेत्रफल की 51% भूमि कृषि योग्य है। लिखे भी, ये लाइन लिख दो। भारत की भारत की भारत की भूमि जो 51%, 51 से 55 कर लेना भी, 51 डैश डाल के 55 कर लेना। प्रॉपर तो 51 सही है, 51 से 55% है भूमि कृषि योग्य है।
कृषि योग्य भूमि है भी, जिसपे कृषि की जाती है। भारत की जो संपूर्ण क्षेत्रफल है भारत का, उस पे जो है 51%, 51 से 55% के बीच है, इस पे क्या की जाती है भी, कृषि की जाती है। अगर मिला जुला ऑप्शन दो, मान लो 51 52, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, एक क्वेश्चन आया था उसमें 51 दिया था, 52 भी दिया था, 53 भी दिया, 54 भी दिया, उसमें 53 सही माना गया। तुम ये ध्यान रख लेना भी 51 और 55 के क्या पता वो घुमा के दे दे भी 55 दे दे, 65 दे दे, 75 दे दे, 85 दे दे। तो आपको ध्यान रखना भी 51 से 55 के बीच है वो भारत की जो भूमि है वो कैसी है अभी, कृषि योग्य है। कैसी है, कृषि योग्य है। जो हमारी कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है भी, जैसे हमने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स की थी तो मैंने बताया था भी प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है उसमें किसका योगदान सबसे ज्यादा है, कृषि का। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है भी, प्राकृतिक साधन और कृषि का भी। प्राकृतिक साधनों में भी आती है कृषि। कृषि में हमने पढ़ा भी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन भी। खनन क्या होते हैं, हाँ जी, तो धरती के ऊपर से जैसे निकाले जाते हैं वो खनन होते हैं, और जो खोद के निकाले जाते हैं वो क्या होते हैं, उत्खनन होते हैं। क्लियर है, लिखिए भी। जो हम कृषि है, कृषि लिख लो। कृषि जीडीपी में, जीडीपी पढ़ी है सबने, पहले जीडीपी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखी, नहीं सुनी, वो सुन लो पहले जीडीपी क्या होती है, फिर आगे बताऊंगी। जीडीपी और जीएनपी में, जीडीपी होती है अभी ग्रोस है, ग्रोस डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी। और जीएनपी होती है भी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी। अगर बच्चे हिंदी में लिख जाओ तो लिख लो ये सकल घरेलू उत्पाद में, उत्पाद, और ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये जीडीपी जीएनपी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। जो जीडीपी है, जीएनपी, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो जीडीपी है उसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी है वो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी। जीडीपी जो इसमें घरेलू आ गया भी, डोमेस्टिक जो घर की बात हो रही है वो क्या होगी भी, घर में, मतलब चाहे वो एक घर मान लो चाहे एक देश मान लो, एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी आय आ रही है वो क्या होती है भी, वो जीडीपी कहलाती है। वो किस में इंक्लूड होती है, जीडीपी में। अगर एक देश के अंदर सभी साधनों से जो आय आ रही है वो किस में इंक्लूड की जाएगी, जीडीपी में। देश से बाहर जो निर्यात और आयात से संबंधित जो हमारी शुद्ध विदेशी आय बच जाती है वो जीडीपी में हम प्लस कर देते हैं, तो कैसी आय आ जाती है, जीएनपी आ जाती है। तब हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी सकल है, जो राष्ट्रीय आय आ जाती है। राष्ट्रीय आय में तुम्हें क्या करना है, जीडीपी में प्लस क्या करना है भी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय पे x माइनस एम बाई, ये क्या है, विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय। x क्या है भी, एक्सपोर्ट, m क्या है, इंपोर्ट भी। विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय, शुद्ध आय है, ये किसमें प्लस कर दें तब हमारी जीएनपी आ जाएगी भी, जीडीपी में। जीडीपी में प्लस कर दे, विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी भी, जीएनपी आ जाएगी। जीडीपी एक घर के अंदर सभी साधनों से जो हमारी आमदनी होती है वो जीडीपी कहलाती है घर के अंदर। और घर से बाहर, घर एक देश को मान के चलेंगे हम, राष्ट्रीय नेशनल आय पढ़ रहे हैं तो एक देश है हमारा, घर है, अरे घर है, उसकी जो जितनी भी आमदनी है वो किस में इंक्लूड होगी, जीडीपी में। किस में इंक्लूड होगी, जीडीपी में। हमारे घर की आय के साथ हम अगर विदेशी शुद्ध आय जोड़ दें, विदेशी शुद्ध आय, विदेशी शुद्ध आय किन से निकलेगी भी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट।
भी हमने कितने पैसे सामान के लिए बाहर भेजे और कितने पैसे हमारे सामान के आए। भी जो है हमारे जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं वो भी पैसे भेज रहे हैं, उन सभी पैसों का जोड़ के भी हमारे पास पैसे कितनी प्राप्ति, जो हमारे विदेश से जो डॉलर है वो कितने आए और हमारे पैसे कितने बाहर है गए, उनका जो निचोड़ है वो निकाला जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में वो जोड़ इकट्ठा किया जाता है। वो अगर हम जीडीपी में जोड़ दें तो हमारे क्या निकल के आ जाएगी, जीएनपी आ जाएगी, राष्ट्रीय आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीएनपी में राष्ट्रीय आय। इनकी फुल फॉर्म तो यही होगी भी, जो ग्रोस है नेशनल है प्रोडक्ट भी, और जो आगे हम इसका भी जीएनपी से मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, एनएनपी आ जाते हैं। जीडीपी से हमें थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चों को, जीडीपी से हम माइनस कर देते हैं क्या भी, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, जो घिसावट वगैरह टूट फूट वगैरह वो हम माइनस कर देंगे जीडीपी से। जीडीपी से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, एनडीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा। तो शुद्ध भाई, शुद्ध की जगह हिंदी में नीवल लिखा आता है भाई, ये भी ध्यान रखना। जो जो तुमने पीछे टेस्ट दिया उसमें लिखा हुआ था ना, इसकी फुल फॉर्म है भाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ये जो हिंदी में कई बार ना शुद्ध भी लिखा आता है, कई बार नीवल लिखा आता है भाई, दोनों लिख लो मेरे बच्चों। कई बार हिंदी में नीवल लिखा आता है, ये लिखा है पीछे टेस्ट हुआ है उसमें लिखा था भी नीवल है घरेलू उत्पाद में, नीवल घरेलू उत्पाद में। जीडीपी से हम जो घिसावट वगैरह है वो माइनस कर देते हैं, मूल्यह्रास जो हमारी भी, हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मशीन लगी है तो मशीन का खर्चा भी तो आता है, खर्चा आता है या नहीं आता, वो अगर हम माइनस कर दें जीडीपी से तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारी एनडीपी आ जाएगी, भी शुद्ध आ जाएगी, शुद्ध आय आ जाएगी। हमने खर्चा उससे माइनस है कर लिया तो हमारी कैसी आय आ जाएगी, शुद्ध आय आ जाएगी। और शुद्ध जो आय है जो एनडीपी है भी, एनडीपी में हम प्लस कर दें विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय। ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय किन से निकल के आती है अभी, किन से निकल के आती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। एनडीपी में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्लस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगी भी, एनएनपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एनएनपी में जो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर भी। और सीधा ही अगर हमें जीएनपी दे रखा हो और हमें एनएनपी बनाना हो तो क्या करेंगे भी, जीएनपी दे रखा हो और हमें एनएनपी बनाना हो तो क्या करेंगे, बैलेंस क्या कर देंगे भी, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, क्या माइनस कर देंगे, मूल्यह्रास। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दे भी। जो एनएनपी है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो जीएनपी है किन का प्लस होता है भी, जीएनपी जीएनपी किन का प्लस होता है बताएं। हाँ जी, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय भी, जिनसे क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा, एनएनपी भी। अगर हम एनडीपी में प्लस कर दें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय तो भी हमारा क्या निकल के आएगा, एनएनपी भी। क्लियर। यही क्वेश्चन था आपके पीछे टेस्ट में पूछा गया, बिल्कुल इजी, शायद डेप्रिसिएशन वाला था, उन्होंने शायद ये पूछ रखा था भी जो एनएनपी है, एनएनपी है ये कैसे निकल के आएगी। तो जो उसमें दे रखा था नीवल है
निवल घरेलू आय दे रखा या निवल राष्ट्रीय आय दे रखा था? शायद घरेलू आय था या राष्ट्रीय आय था। तो आपको किससे माइनस करना भी, ये निकालने के लिए जीएनपी से क्या करना है, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बस बिल्कुल सिंपल था। एक नंबर आपका पक्का। इकोनॉमिक्स के इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, फ्री के नंबर है भी। ये रटना नहीं है, रट्टे वाली चीज नहीं है, समझदारी वाली चीज है, समझ के कर सकते हो। बिल्कुल फ्री के हैं, इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अब ये नहीं है मैडम 1-2 नंबर से इनसे आते हैं, और बैंक से सारा बैंक वाला पोर्शन है ना वो अर्थव्यवस्था में आता है। ये समझ में आया या नहीं आया भाई? आया भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी? पीछे भी आ गया? आप लिखोगे भारतीय कृषि, भारतीय कृषि भारतीय कृषि का जीडीपी में, जीडीपी में बहुत अधिक योगदान है भी। योगदान है भारतीय कृषि का, जो भारतीय जीडीपी है उसमें बहुत योगदान है। योगदान तो बहुत है, परंतु इसकी जो आय है, मैंने तुम्हें जब प्राइमरी चेकर करवाया था तब मैंने बताया देश में सबसे ज्यादा लोगों को काम तो ये देती है, परंतु इसकी जो आमदनी है वो क्या है, सबसे कम है। आमदनी जो इनकम है, इनकम क्या होती है भाई, जो आमदनी है इनकम है भाई। अरे भूल गए तुम, फर्स्ट पहले लिखो भी, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर भाई, ये समझो तभी कृषि समझ में आएगी। तीनों सेक्टर करवा दिए थे मैंने। फर्स्ट सेक्टर है अभी प्राथमिक क्षेत्र, किसका जिक्र है, कृषि का। सेकंड में उद्योगों का, उद्योग। थर्ड में सेवा। 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स के, फर्स्ट सेक्टर में कृषि का योगदान, सेकंड में उद्योगों का, और थर्ड में सेवा का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, आपके सिंपल क्वेश्चन यहां से आएंगे भी। सेकंड क्षेत्र में किसका जिक्र किया गया है, उद्योगों का। फर्स्ट में किसका है, कृषि का। थर्ड में किसका है, सेवा का। उद्योगों में भी जितना आ गया, जैसे कपास से कपड़ा बनाना हो, गन्ना से चीनी बनानी हो, ये सारे उद्योग किस में आ जाते हैं, सेकंड सेक्टर में आ जाते हैं। सेवा में मैंने बताया भी, शिक्षा हो, अस्पताल हो, बैंकिंग हो, परिवहन हो, संचार हो, ये सारे किस में आ जाते हैं, सेवा में आ जाते हैं। यहां सबसे, मैं तुमको बार बार क्यों करा रही हूँ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। रोजगार, रोजगार लिख लो, रोजगार और आय। जो प्राथमिक क्षेत्र है, फर्स्ट क्षेत्र है कृषि, ये सबसे ज्यादा रोजगार देता है भी, 70% के आसपास रोजगार देता है। 70% नहीं है, सॉरी भी, 51% है। 51% जो रोजगार देता है वो कौन देता है, कृषि क्षेत्र देता है। आय देता है वो कितनी देता है, 17 से 18% जो आय देता है वो कौन देता है, कृषि क्षेत्र देता है। सेकंड सेक्टर है, ये कितने देती है अभी रोजगार, अच्छा 27 से कितना लिखा है, 28 से 29 लिखा है, 29% ये रोजगार देती है, और 27 से ये 28% आय देती है भी, अपने आसपास ही आय देती है, जितने व्यक्ति लगे उतनी आय देती है। सेवा क्षेत्र है, ये सबसे कम रोजगार देता है, कितना हो गया, 51, ये हो गया। अगर 29 मान लेते हो कितना हो गया भाई, कितने हो गए, 80 हो गए। 20% के आसपास ये क्या देता है भाई। अगर ये आगे पीछे हो जाए, सुन लो एक बात और ध्यान से,
सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में भी, सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? तो कृषि क्षेत्र देता है। रोजगार की बात आई, सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा देता है? कृषि क्षेत्र देता है। और सबसे आय जो है जीडीपी में सबसे कम आय कौन देता है? कृषि सेक्टर देता है भी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और सबसे कम रोजगार देता है वो कौन सा सेक्टर देता है? सेवा क्षेत्र देता है। आपसे डाटा बहुत कम पूछा जाएगा, ये आइडिया है। 51% अगर कृषि में है, 28% अगर उद्योग सेकंड में है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, सेवा क्षेत्र के अपने आप आ जाएंगे। क्लियर है? आपको इतना ध्यान रखना भी, सबसे ज्यादा जो रोजगार दे रहा है वो कौन सा सेक्टर दे रहा है? कृषि क्षेत्र दे रहा है। और सबसे कम आय जो जीडीपी में दे रहा है वो कौन दे रहा है? कृषि क्षेत्र दे रहा है। सबसे कम रोजगार दे रहा है वो कौन सा सेक्टर दे रहा है? सेवा क्षेत्र दे रहा है। सबसे कम रोजगार दे रहा है वो कौन सा सेक्टर? सेवा क्षेत्र। और सबसे ज्यादा ये 53 से 54% देता है। 53 से 54% देता है। आय जो है ये 53 से 54% देता है। कृषि का उल्टा हो गया। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो कृषि का बिल्कुल अपोजिट है। कृषि जितनी आय देता है, जो सेवा क्षेत्र उतना रोजगार देता है। और कृषि जितना रोजगार देता है, सेवा क्षेत्र उतनी आय देता है, उसके आसपास का है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें याद करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ। कृषि जो है, कृषि का याद रख लो, उसका उल्टा इसका करना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंपल भी। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा रोजगार है वो कौन सा सेक्टर देता है भी? कृषि देता है। और सबसे आय जीडीपी में सबसे कम कौन देता है? कृषि देता है। सबसे कम जो रोजगार है कौन सा क्षेत्र देता है? सेवा क्षेत्र। रोजगार कम देता है परंतु आय सबसे अधिक देता है। क्लियर है? इन दोनों का क्या है? ये विपरीत संबंध है। दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत है। ठीक है, एक का तुम्हें अगर तुम ध्यान रख लोगे, सेकंड थर्ड अपने आप आ जाएगा। उद्योग जितनी आय देता है उतने ही रोजगार देता है। क्लियर है? भारतीय कृषि भारतीय कृषि सबसे ज्यादा ज्यादा रोजगार देती है भी, देती है। भारतीय कृषि सबसे कम जीडीपी में योगदान देती है। योगदान देती है। मैंने उल्टा लिखा दिया था क्या पहले? चलो इसको सही कर लो। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी कृषि है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? कृषि है। और सबसे जो जीडीपी में सबसे आय कम देने वाला कौन सा है? कौन अभी? कृषि है। अगर आय की बात आए भी, जीडीपी में आय सबसे कम कहां से आती है? तो कृषि से आती है। रोजगार सबसे ज्यादा कहां से आता है? कृषि से आता है। तो ये ध्यान रखना, हमारे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। अभी रोजगार जो ज्यादा दे रहा है तो आय भी ज्यादा आनी चाहिए। तो जो आय है कम आती है, रोजगार सबसे ज्यादा देता है। क्लियर? आगे लिखो। भारतीय कृषि कृषि निर्यात आय में 14-15% के लगभग आय प्रदान करती है। आय देती है भी, सीधा लिख लो चाहे, आय देती है। भारतीय कृषि निर्यात आय में 14-15% के लगभग आय देती है। आगे लिखो, वन लीनियर क्वेश्चन ये। भारतीय कृषि निर्यात में 38%, 38 से 40%, 38 से
40%, 40% है। भारतीय कृषि के जो मटेरियल बना है, भारतीय कृषि से संबंधित जो गेहूं वगैरह है, उनसे जो प्रोडक्ट बने हैं वो 38 से 40% निर्यात किए जाते हैं। भारतीय कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट बने हैं वो 38 से 40% निर्यात किए जाते हैं। कृषि से आय आती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उनसे हमारी आमदनी क्या होती है अभी, अरे जो तकनीक इंजीनियरिंग सामान होता है उससे पैसे ज्यादा आते हैं, और जो कृषि मटेरियल है उससे क्या होते हैं, निर्यात तो हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, 38 से 40% कर रहे हैं कृषि प्रोडक्ट का, परंतु वो निर्यात आय में कितना योगदान दे रहा है, 14 से 15% दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कृषि से संबंधित जो हमारा टोटल जो हमारा निर्यात है, सबसे ज्यादा जो निर्यात है 38-40% निर्यात है वो किस चीजों का होता है, कृषि से संबंधित होता है। क्लियर है? उनसे जो आमदनी आती है, पैसे आते हैं, क्योंकि जो भारतीय जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं भी, भारतीय प्रोडक्ट को वो प्राथमिक क्षेत्र प्रोडक्ट मानते हैं भी। विदेशों में जो ले जाके भी गेहूं वगैरह चावल वगैरह उनसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको कच्चे मटेरियल के तौर पे वो यूज करते हैं। तो कच्चे जो अगर हम किसी कच्ची चीज को बेचते हैं तो उसके पैसे कम ही मिलेंगे, अरे कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ, तो हम सबसे ज्यादा हमारा कृषि मटेरियल है, कच्चा जो पदार्थ है कृषि से संबंधित, वो 38 से 40% जाता है। निर्यात तो हम कृषि से संबंधित उत्पादन का इतना कर रहे हैं, परंतु उससे आय जो बनती है जीडीपी में हमारी 14 से 15%, जो निर्यात से संबंधित हमारी आय प्राप्त होती है वो कितनी होती है भी, 14 से 15% होती है। समझ में आया या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिनको अभी तक समझ में नहीं आया पूछ सकता है भी। निर्यात है, निर्यात आय है वो 14 से 15% आती है, और जो निर्यात टोटल है उसका 38 से 40% करते हैं हम कृषि उत्पाद का, एज एक कच्चे मटेरियल के तौर पे। भारत हमेशा ही कच्चे मटेरियल जो है उसका निर्यातक देश रहा है, ये ध्यान रखना। भारत हमेशा जो निर्यातक देश रहा है वो कच्चे मटेरियल का रहा है। जैसे यूके ने क्या किया भाई, यहां से जब ब्रिटेन राज कर रहा था तो हमारे से क्या ले गया, वो कच्चा माल है ले जाके उन्होंने प्रोडक्ट बना के, कपड़ा वगैरह बना के, हमारे जो कपड़े यहाँ उन्होंने आयात कर दिए, और हमारे जो हाथ करगा जो उद्योग थे उनको ठप कर दिया था, क्योंकि मशीनें हुआ नहीं करती थी, हमारे उद्योग चलते थे जो हाथ से बुनाई करते थे, वो उद्योग उन्होंने क्या कर दिए, सूती वस्त्र उद्योग थे वो उन्होंने हमारे नष्ट कर दिए थे। कच्चा मटेरियल भारत हमेशा से ही रहा है, जो भारत जो निर्यातक देश है वो किसका है, कच्चे मटेरियल का सबसे ज्यादा है। कच्चा मटेरियल जो है वो बाहर से ले जाया जाता है, और उसके बाद तैयार माल करके जो हमारे यहाँ सामान आता है उसको हम आयात करते हैं। कपड़ा वगैरह जो ब्रिटेन लोगों ने हमारे यहाँ कर दिया, और हमारे उद्योग क्या हो गए थे उस टाइम, बंद हो गए थे। मेन रीजन यही था, हमेशा से हम कच्चे मटेरियल के निर्यातक रहे हैं। निर्यात तो हम बहुत करते हैं, परंतु किसका, कच्चे मटेरियल का, हमारे पैसे कम आते हैं। तो यह ध्यान रखना, सामान तो हम 38-40 दे रहे हैं, मान लो सीधा भाषा में बोले, सामान तो हम 38-40 दे रहे हैं, पैसे हमारे 14-15 बन रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? आया या नहीं आया? अब लिखे भी हमारी कृषि में जो हरित क्रांति, यहां से क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में बहुत अधिक योगदान दिया। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में बहुत अधिक योगदान दिया था हमें। आप पढ़ेंगे, हम हरित क्रांति पढ़ेंगे। हरित क्रांति है ये मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक की देन है भी। हरित क्रांति जो है वो किसकी देन है, मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक। हरित क्रांति मैक्सिको के कृषि
वैज्ञानिक में कृषि वैज्ञानिक की देन है भी। जो देने वाला कौन था भी? डॉक्टर है। बताएं भी, कई बच्चों को तो पता है कौन था भी। डॉक्टर है नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग भी। ये याद रखा करो भी, बहुत बार बताया है मैंने। जो हरित क्रांति है, ये हरित क्रांति देने वाला, विश्व में पूछ लिया हरित क्रांति देने वाला, तो मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे भी। कृषि वैज्ञानिक की देन है, डॉक्टर है नॉर्मन बोरलॉग की देन है। कौन सी भी? हरित क्रांति। किसकी देन है ये? मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग की देन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, लिख लो। विश्व में हरित बातें नहीं भी, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है भी? नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। अब भारतीय लिखो भी। भारत में हरित, नेक्स्ट लेक्चर किसका है? देख सकते हो, लिखो भी। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति आई थी भी 1966-67 में आई थी। भारत में हरित क्रांति कब आई भी? 1966-67 में आई थी। विश्व में भारत में हरित क्रांति लेके आने वाले भी डॉक्टर हैं एमएस स्वामीनाथन भी। देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक भी डॉक्टर हैं एमएस स्वामीनाथन भी। भारत में जो हरित क्रांति आई भी वो 66-67 में आई। और भारत में हरित क्रांति के जनक भी, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है भी? डॉक्टर है एमएस स्वामीनाथन को। किसको बोला जाता है भी? एमएस स्वामीनाथन को। क्लियर भी? एमएस स्वामीनाथन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर है एमएस स्वामीनाथन को हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया? हाँ जी, 2024 में भारत रत्न से। भारत रत्न से किसको नवाजा गया? एमएस स्वामीनाथन को। कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? 2024 में 5 भारतीयों को क्या मिला है भी? भारत रत्न। 5 व्यक्तियों को मिला। जिन बच्चों ने लिख रखा था, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार नहीं लिख रखा वो लिख सकते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन को हाल ही में 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है। और भारत का क्या है? ये सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भी? भारत रत्न है भी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई भी? 1954 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी भी? 1954 में। किन किन को दिया गया भी? 3 व्यक्तियों को दिया गया था उस टाइम। किन किन को भी बताएंगे? भारत रत्न की शुरुआत जो 1954 में हुई थी, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन था भी? सीवी रमन, राजगोपालाचार्य और डॉक्टर हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किन किन को? सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, सीवी रमन जो क्या थे भी? वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति, पहले क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के पहले सभापति थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो पहले राज्यसभा का सभापति कौन था?
डॉक्टर हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? सीवी रमन वैज्ञानिक थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे भारत के पहले, और राज्यसभा के सभापति पहले थे। उसके बाद है राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य राजगोपालाचार्य जो थे वो पहले भारतीय वायसराय थे भी, पहले भारतीय वायसराय थे भी। अंतिम अंग्रेज अधिकारी वायसराय पूछे तो कौन था भी? लॉर्ड माउंटबेटन था भी। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। पहला भारतीय वायसराय पूछे कौन था भी? वैसे तो अगर ब्रिटेन का पूछे तो पहला वायसराय भारतीय कौन था भी? लॉर्ड कैनिंग था। पहला भारतीय व्यक्ति भी, भारतीय व्यक्ति जो था वायसराय वो कौन था भी? राजगोपालाचार्य था। क्लियर है भी? अब लिखना चाहो तो लिख लो। 5 व्यक्ति अभी मैंने बहुत बार लिखा दिया, मैं बोलती हूँ लिख लो। एम एस स्वामीनाथन को मिला, हाँ जी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मिला, और जो थर्ड जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिला। उसके बाद है कर्पूरी ठाकरे को मिला जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, और उसके साथ लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भी। इन 5 व्यक्तियों को 2024 में क्या दिया गया है भी? भारत रत्न दिया गया है भी। 5 व्यक्तियों को 2024 में क्या दिया गया है? भारत रत्न। एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकरे बिहार के पूर्व सीएम, और लाल कृष्ण आडवाणी भी। लाल कृष्ण आडवाणी, इसमें एक ही व्यक्ति जीवित है अभी, लाल कृष्ण आडवाणी, बाकी चारों को मरणोपरांत दिया गया। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। जो हरित क्रांति है भी, भारत में हरित क्रांति जो किस में देखने को मिली थी भी? कौन से खाद्य पदार्थों में भी? हाँ जी, हरित क्रांति जो देखने को मिली थी भी गेहूं, बातें नहीं भी, गेहूं और चावल भी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति है भारत में, सुन लो भाई, बातें नहीं। जितना तुम चुप रहोगे उतनी तुम्हें अच्छी बातें मिलेगी, जितना नहीं तो मैं ये सोचती हूँ भाई ये टाइम पास कर रहे हैं, तू भी टाइम पास कर दे इनके साथ। हरित क्रांति की शुरुआत हुई 66-67 में, जो गेहूं और चावल में देखने को मिली। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में गेहूं दे रखा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है गेहूं को, चावल भी दे रखा हो चाहे ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में गेहूं नहीं दे रखा, चावल दे रखा, बाकी अन्य खाद्य पदार्थ दे रखे हैं तो चावल पे जाना है। अगर थर्ड है गेहूं और चावल इकट्ठे दे रखे हो, उसके साथ कई बार गेहूं के साथ अन्य दे देता है, जैसे एग्जाम में आ जाता है, पहले सुन लो, गेहूं चना दे देता है, गेहूं चावल दे देता है, तो तुम्हें इस ऑप्शन पे ही जाना है, गेहूं चावल वाले पे, चने वाले पे नहीं जाना। कहीं गेहूं गेहूं देख लो तुम, तो ये देखना है भी गेहूं और चावल दोनों इकट्ठे आ जाए। कई बार ऑप्शन दो दो का दे देता है, भी 2 दे देता है उसमें, तो ध्यान रखना गेहूं और चावल दोनों में हुई थी भी। सबसे ज्यादा गेहूं में हुई, उसके सेकंड नंबर में चावल में हुई। क्लियर है? क्लियर है? चलो सुने भी, जो ये कहा देखने को मिली भी हरित क्रांति, पंजाब। अगर एरिया पूछ ली भी, हरित क्रांति सबसे ज्यादा देखने को कहां मिली थी? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी भी। पश्चिम है यूपी भी, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा देखने को मिली थी भी हरित क्रांति भी। उसके बाद लिखो, ये तो फर्स्ट हरित क्रांति थी। हरियाणा, भारत में सेकंड भी हरित क्रांति की बात हुई है, वो भी लिखो। ये फर्स्ट थी भी, फर्स्ट हरित क्रांति जो कब आई भी? 66-67 में। सेकंड हरित क्रांति लिखो। सेकंड है हरित क्रांति में। सेकंड हरित क्रांति ये 1983-84 में भी,
सेकंड हरित क्रांति 1983-84 में और इस जो सेकंड हरित क्रांति का उद्देश्य लिखो भी, इसका उद्देश्य था 2015 तक कृषि उत्पादों को दुगना करना भी, उत्पादों को दुगना करना था। सेकेंड हरित क्रांति का इतना ही पूछा जाता है कि सेकेंड हरित क्रांति आई कब थी? 83-84 में आई। इसका जो टारगेट था, उद्देश्य क्या था? जो कृषि जो प्रोडक्ट है उनको क्या करना? दुगना करना। बस इतना ही, इसके बारे में और कुछ नहीं पूछते। क्लियर है? आगे लिखो भी, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भी श्वेत क्रांति भी किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है ये? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक में, श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है भी? हाँ जी, वर्गीज कुरियन भी। श्वेत क्रांति के जो जनक है किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को भी। वर्गीज कुरियन ने 1970 में, वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था भी। वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था। और इसका मेन टारगेट था भी दुग्ध उत्पादन को तीव्रता से बढ़ाना भी। इसका टारगेट क्या था ऑपरेशन फ्लड का? ये एग्जाम में पूछा गया भी। ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ये भी ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन ना देके ये भी पूछ सकता है भी ऑपरेशन जो फ्लड है वो किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, तुम्हें घुमा देता है, क्योंकि हम यहाँ तो ध्यान रखते, हम तो रट्टा मारते हैं, चीजों को समझना होता है। तो यहाँ जो जितनी भी बातें बोली गई है श्वेत क्रांति से, वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे। तो ये ध्यान रखना भी, श्वेत क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड कब दिया भी? 1970 में दिया। कब दिया? 1970 में दिया। अब आप बताएं 1970 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? हिसार है। अच्छी, प्रॉपर डेट बता दो। 2 फरवरी या 2 अक्टूबर? 2 फरवरी 1970 को HAU की स्थापना की गई थी। कहाँ में? हिसार में। आगे लिखो। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में लिख देते हैं ना, हिंदी में। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है अभी? बताइए, कहाँ है अभी? करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है अभी? हरियाणा में क्या? ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है इंस्टीट्यूट है, ये करनाल में कब लाई गई? 1955 में। 55 में तो लाई गई थी। कहां से लाई? बेंगलुरु से। देखो, इसके साथ ही लिख देते।
राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान था, सुन लो अभी, अरे सुन लो पहले क्वेश्चन सुनो। ये राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको बाद में नाम दिया गया, करनाल में शिफ्ट किया गया तब। पहले इसको क्या था भी, ये डेयरी उत्पादक था, सीधा डेयरी अनुसंधान था। क्या था भी, डेयरी अनुसंधान था। डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में 1923 में बेंगलुरु में की गई थी। बेंगलुरु में की गई थी। डेयरी अनुसंधान की स्थापना 1923 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की गई थी। उसके बाद उसे 1955 में क्या नाम दिया गया? 1955 में राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम देके, और उसे शिफ्ट कहां कर दिया गया? हरियाणा के करनाल में भी। कहां शिफ्ट कर दिया गया? हरियाणा के करनाल में भी। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन आता है। बेंगलुरु को कैसी सिटी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? साइंस सिटी कहा जाते हैं। कहलाता या नहीं अभी साइंस सिटी? अगर पूछ ले भी, हरियाणा में साइंस सिटी किसे बोलते हैं? अंबाला को। और भारत में? भारत में साइंस सिटी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। लिख लो। बेंगलुरु में और किसका हेडक्वार्टर है? किसका है भी? इसरो का। इसरो की स्थापना भी 15 अगस्त। प्रॉपर डेट ध्यान रखा करो भी। आप आजकल ये तारीखें बहुत पूछता है। सन तो पहले पूछता था, अब इनके साथ तारीखें पूछता है। 15 अगस्त है 1969 को किसकी स्थापना की गई? इसरो की। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। किसकी राजधानी है बेंगलुरु? कर्नाटक की में। क्लियर है? डीआरडीओ कहाँ है? पूछता है ना, कहाँ है डीआरडीओ? दोनों साइंस से संबंधित है। ये मिसाइलें वगैरह बनाता है डीआरडीओ। कहाँ है डीआरडीओ? नाम सुना? नहीं सुना? ऐसे देख रहे हैं, पहली बार सुना। सुना ना? कहाँ फिर डीआरडीओ बता दो। नई दिल्ली में। लिख लो। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। प्रॉपर डेट मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं है। 1958, हाँ सन प्रॉपर सही है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। प्रॉपर डेट देख के लिख लेना। डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लिखो भी, समीर कावत। डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, समीर कावत भी, कावत, समीर कावत। हाँ जी, कावत। आप बताएं भी, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहले कौन था भाई? आज सोमनाथ था। हाल ही में अब सोमनाथ की जगह किसी और ने ले ली है। कल बता देना, बताना आपको ही है। मैंने आपको पहले बता दिया 2-4 बार कि इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन अभी आ रहा है? पूरा बताएं भी, पूरा। वी नारायण। लिख लो, नारायण। वी नारायण। तो किसकी जगह आया अभी? एस
सोमनाथ की जगह, एस है सोमनाथ की जगह। आज सोमनाथ ने हाल ही में उसकी एक बुक है पब्लिश हुई है, उस बुक का नाम बताएंगे। कल बता देना, कोई बात नहीं, एग्जाम में जरूर पूछेगा। बुक का नाम मैं बता देती हूँ, आप ना उसको इंग्लिश में बता देना, हिंदी में मैं बता दूंगी। शेर ने चांदनी पी ली। इसका जो बुक का नाम है, शेर ने चांदनी पी ली। तो ये ध्यान रखना, आपको इंग्लिश में बताना भी, इंग्लिश में बुक का नाम क्या है। ये एस सोमनाथ की बुक है, शेर ने चांदनी पी ली। लिख सकते हो। क्लियर है भाई यहां तक? अरे क्लियर है? कल इसकी एक क्लास हो रहेगी। थैंक यू भाई।